दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 28वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। प्री मेंस दोनों परीक्षाओं को कवर किया जा रहा है। समीक्षा अधिकारी के जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों पर डिस्कस चल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत जो इस क्लास की है वो ये है कि एक दिन में हम सभी विषयों को कवर कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे के पूरे 15 विषय से सवाल पूछे जाते हैं और डेली दोस्तों हम लोग 15 विषय को यहां पर कवर करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो फायदा आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये 2 किताबें लॉन्च की गई थी दोस्तों। ये दोनों किताबें ये आपके सामने हैं। ये किताब चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है, वहां से किताबें आप ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन मार्केट में भी किताबें दी गई हैं। अगर वहां तक पहुंच आपकी ना हो तो आप ऑनलाइन परचेज कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत है तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 6350091191। यहां आप हमसे डायरेक्ट जो है जुड़ सकते हैं और जो भी चीजें लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए सवालों को। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है। सवाल था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ठीक है, देखिए बच्चा 2 बातें जानते हैं कि अगर हम कभी प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो यहां से 2 सवाल बनते हैं। खास करके प्रयाग प्रशस्ति से 2 सवाल बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 सवाल बनते हैं? प्रयाग प्रशस्ति किसने तैयार किया? ठीक है, किसने तैयार किया? तो कभी दोस्तों किसने वाला सवाल पूछे तो बताना हरिसेठ ने तैयार किया। ठीक है, हरिसेठ। और इस प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? उल्लेख की बात करें या किसके लिए सर्वप्रथम इसे तैयार किया गया था तो याद रखेगा इसे समुद्रगुप्त के लिए बनाया गया था। समुद्रगुप्त की वीरता का बखान इसमें किया गया था। ये 2 बातें हमें समझ में आती, लेकिन उसी स्तंभ लेख पर और किसका वर्णन मिलता है ये बच्चे नहीं जानते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहांगीर का। जी हां दोस्तों, जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था, पिता का नाम अकबर था। जी हां दोस्तों, उसी सलीम का वर्णन कहां मिलता है? इस लेख पर मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कम बच्चे से जानते हैं। आइए, ये तो आयोग ने आपसे सवाल पूछा, मैं आपको कुछ नए चीजें देता हूं। जैसे अगली बार आयोग आपसे पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखिए बच्चा जानता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेठ ने किया था। और हरिसेठ थे कौन? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी इतिहासकार थे या दरबारी कवि थे। ठीक है, लेकिन आप प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख मिलता है। किसका किसका उल्लेख मिलता है? तो मुख्य रूप से इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों समुद्रगुप्त का, और समुद्रगुप्त के साथ साथ दोस्तों इसमें जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, जो आज के सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्थित है कहां पे स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा यह कौशांबी में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहां पर है? कौशांबी। इलाहाबाद के निकट ही दोस्तों एक जिला है कौशांबी, वहां पर। कह रहा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया? तो याद रखेगा समुद्रगुप्त ही था। कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। समुद्रगुप्त को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक सवाल यह भी आता है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो याद रखेगा इसे भारत के नेपोलियन का दर्जा दिया था विसेंट स्मिथ ने। किसने दर्जा दिया था? विसेंट स्मिथ ने दर्जा दिया था। ये सवाल भी याद रखेंगे। तो देखिए मेरी क्लास में रहेंगे तो फायदा है ना कि हम सवालों को इतना तोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं कि उससे जितने भी उत्तर निकल सकते हैं, जितनी भी बातें उसके परिप्रेक्ष्य में होती हैं, वो सब कुछ चर्चा करने का मन करता है। ठीक है, और आप इससे और अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। ये तो पहला सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल। ये देखिए मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रजत मुद्रा, रजत का मतलब क्या दोस्तों? रजत का तात्पर्य है चांदी की मुद्रा। जी हां दोस्तों, चांदी को हम क्या बोलते हैं? रजत कहते हैं। तो कौन सी रजत मुद्रा शिवाजी के काल में नहीं चलती थी? ठीक है, शिवाजी के काल की बात कर रहा है तो याद रखेगा ये जो रुपया है दोस्तों ये नहीं चलती थी। बाकी लारी, टका और रुका ये चलता था। एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, ये जो रुका मुद्रा की बात कर रहा है ये मुद्रा दोस्तों काकतीय शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? काकतीय वंश के शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसको भी अच्छा सवाल, इसको भी ध्यान रखेंगे। रुपया की बात करें तो रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था दोस्तों पहली बार? तो याद रखेगा पहली बार इसे शेरशाह सूरी ने चलवाया था। और इसका नाम भी किसने दिया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने ही रुपया दिया था, याद रखेंगे। ये जो टका मुद्रा दे रहा दोस्तों, टका मुद्रा चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो गुलाम वंश का शासक है, नाम है दोस्तों इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। उसके द्वारा चलाया गया था। यह गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, गुलाम वंश।
एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ध्यान दीजिएगा, जिस हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, जिस मोहम्मद गौरी से किसका युद्ध हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था। उसी गौरी का गुलाम था, उसी गौरी का गुलाम था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था दोस्तों? ऐबक। ठीक है, और ऐबक का गुलाम कौन था? यह इल्तुतमिश था, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शिवाजी के काल में सोने और तांबे की मुद्राओं को क्या कहते थे? तो जो सोने की मुद्रा चलती थी उनके समय में, किसके समय में? शिवाजी के समय में। अगर चांदी की मुद्रा पूछता तब हम बताते लारी कहते थे, टका कहते थे और रूका कहते थे। यहां सोना और तांबा पूछ रहा है, तो सोना तांबा पूछेगा तो क्या बताएंगे? सोने की मुद्रा को होन कहते थे। जो सोने की मुद्रा होती थी उसे क्या कहते थे? होन कहते थे। जो तांबे की मुद्रा होती थी उसे क्या कहते थे? उसे सिराई कहते थे। क्या कहते थे? सिराई। ठीक है, याद रखेंगे, तो याद रखेंगे सोने की मुद्रा को होन कहते थे, सिराई ने शिवराई लिखेगा। ठीक है, और चांदी की मुद्रा को क्या नाम देते थे? शिवराई कहते थे, शिवराई। ठीक है, तो याद रखेगा शिवाजी के नाम से ही दोस्तों याद रखेगा शिवराई। ठीक है, तो होन और शिवराई, ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। एक चीज और याद रखेगा, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सवाल देता है परीक्षा में कि किसके यहां पर अष्ट दिग्गज रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे और कहां पर अष्ट प्रधान होते थे? अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज। ठीक है, ये चीजें पूछता है। तो अष्ट दिग्गज पूछे तो बताएगा दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके यहां पर क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। और शिवाजी के यहां पर कौन रहते थे? तो शिवाजी के यहां पर अष्ट प्रधान रहते थे। ये दो चीजें पूछता है। इसी तरह से जब कभी नवरत्न की बात करता है, कहां कहां नवरत्न रहते थे दोस्तों? तो नवरत्न जो थे कहां रहते थे? दो जगह। एक तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, और अकबर से पहले दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी दोस्तों अकबर नवरत्न रहा करते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मिलते जुलते सवाल हैं, जरा इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चला जाए अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है और प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। बड़े बारीकी से दोस्तों सवाल को पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। लिख रहा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कहां पे नींव पड़ी थी? यह आंदोलन बंगाल में हुआ था, कि बिहार में हुआ था, कि पंजाब में हुआ था, या फिर महाराष्ट्र में हुआ था? मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जानते हैं। याद रखेगा, यह आंदोलन दोस्तों पंजाब में हुआ था। पंजाब में आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1871-72 के दौरान हुआ था। ठीक है, 1871-72 ईस्वी के दौरान हुआ था। और इसको आगे बढ़ाने का या चरम पे पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु राम सिंह को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? गुरु राम सिंह को इसको जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जाता है। चरमोत्कर्ष पर इस आंदोलन को किसने पहुंचाया था? तो याद रखेंगे गुरु राम सिंह ने पहुंचाया था। और पंजाब में यह कूका आंदोलन हुआ था। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ सवाल और देखिए। लिख रहा, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जब कभी नेतृत्व पूछे तो आप यहां पर दो लोगों का नाम लीजिएगा। एक तो दोस्तों गुरु राम सिंह का नाम लीजिएगा, गुरु राम सिंह का नाम लीजिएगा, और राम सिंह के साथ साथ दोस्तों बालक सिंह का नाम लीजिएगा। किसका नाम दोस्तों? बालक सिंह का। क्योंकि मैंने कई बार देखा आयोग आपसे बालक सिंह के बारे में जानना चाहता है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। लिख रहा, पावना विद्रोह कहां पे आरंभ हुआ? जिस तरह से पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, उसी तरह से जो पावना विद्रोह है यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? पावना विद्रोह कहां हुआ था? यह पश्चिम बंगाल में होने वाला विद्रोह है, इसको याद रखेंगे। कब हुआ था? तो उसी दौरान दोस्तों, वो 1872 में समाप्त हो रहा है और ये वाला 1873 ईस्वी में शुरू हो रहा है, इसको याद रखिएगा। एक चीज और देता है, ये गुरु राम सिंह और बालक सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको नामधारी सिख कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार ये भी आता सवाल कि नामधारी सिखों के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो क्या बताएंगे दोस्तों? यही कूका आंदोलन। चाहे बालक सिंह की बात करें, चाहे राम सिंह की बात करें, ये क्या थे दोस्तों? ये जो है नामधारी सिख थे, नामधारी सिख। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा, इस कूका आंदोलन की अगर हम नींव की बात करें तो यहां पर तो नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखेंगे 1840 ईस्वी में इसकी नींव भगत जवाहर मल ने रखी थी। किसने रखी थी? भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल ने रखी थी। लेकिन लोग जवाहर मल को नहीं याद रखते, ज्यादातर लोग अपने यहां पर दोस्तों राम सिंह को याद रखते हैं। कोई जवाहर मल और बालक सिंह के बारे में कम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन मेरी क्लास में आप हैं और मुझे पता है आयोग आपसे जानना चाह सकता है
कभी भी इस लेवल पे जाके सवाल पूछ सकता है, तो क्यों ना हम पहले से अलर्ट रहें, क्यों हम इंतजार करें कि इनके बारे में न जाना जाए। जानते रहिए, साथ में तैयारी बनती रहेगी। अगला सवाल दे रहा है, दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दक्कन से पता चलता दोस्तों कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखेगा इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम था दोस्तों? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया दक्कन विद्रोह का। और कब हुआ था दक्कन विद्रोह? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। 1872 पे वो समाप्त हुआ है, 73 पे पाबना हुआ है, 75 पे दक्कन विद्रोह हुआ है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो किसान आंदोलन हुआ था बिहार में, ये बहुत बाद में हुआ है, तो 1929 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। 1929 में चला दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन। और आपने सुना होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम। किसका नाम? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा। उनके द्वारा दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन, तो यहां पे जो नाम दिए थे, जिस स्टेट का नाम दिया था, उससे दोस्तों हम लोगों ने कुछ सवाल कवर किया, ये आप ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारत का भूगोल का सवाल। भारत के भूगोल का यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सुनिए क्या लिख रहा है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ठीक है। अब देखिए, जब ये सवाल आया परीक्षा में ना, तो बच्चों के दिमाग में आया कि भैया हमने तो पढ़ा है कि सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और यही सोच के बच्चों ने सोचा लगता है गलत दे रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक पॉइंट, अभी तो एक कथन दे रहा है ना, कारण में कुछ और बात बता रहा है। ऐसा तो कहा नहीं कि सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण में होता है, ऐसा बोला क्या? इसने कहा कि चीनी उद्योग जो है, और ये भी गन्ना की बात नहीं कर रहा, ये तो सीधे सीधे चीनी उद्योग की बात कर रहा है। जिस गन्ने से हम चीनी का निर्माण करते हैं, चीनी उद्योग की बात कर रहा है। और अगर मिल की बात करें, अगर हम दोस्तों चीनी मिल की बात करें, तो ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन चीनी मिल सबसे ज्यादा कहां है दोस्तों? तो सर्वाधिक चीनी मिल पूरे भारत में कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सर्वाधिक चीनी मिल कहां है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती होती है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान से पढ़िए। कारण दे रहा है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है और गन्ने में रस की मात्रा जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक होती है। ये ठीक वैसा ही सवाल है जब आपसे क्या पूछता है दोस्तों, जब आपसे गेहूं के उत्पादन के बारे में पूछता है तो आप कहते हैं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जब आपसे चावल के बारे में पूछता है आप कहते हैं चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपसे कहता है प्रति हेक्टेयर, जैसे ही आपसे सवाल देता है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं प्लस चावल, ठीक है, गेहूं और चावल इन दोनों का उत्पादन करने में प्रथम राज्य कौन है? अब आपका उत्तर बदल जाता है पंजाब, क्योंकि प्रति हेक्टेयर में पंजाब जो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों को पीछे कर देता है। उसी तरीके से यहां पर प्रति हेक्टेयर के मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा उत्पादन होता है और वहां गन्ने में रसों की मात्रा भी ज्यादा होती है। रस की मात्रा ज्यादा होगी तो चीनी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ए और आर बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे कुछ अलग सवाल बनाते हैं और वो पढ़ते हैं। लिख रहा गन्ने का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है। अब यहां साफ साफ लिख रहा दोस्तों प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो किसी राज्य विशेष का अगर नाम लेना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र बोल सकते हैं, और राज्य विशेष का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दक्षिण भारत साइड में, ठीक है। आगे लिख रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक पैदावार करने वाला राज्य है। अब देखिए यहां सीधे सीधे लिखा कि गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है, तब हम अपना जवाब देंगे कि गन्ना सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जब प्रति हेक्टेयर पूछेगा तब क्या बताएंगे? तब महाराष्ट्र करेंगे। गन्ने में सर्वाधिक रस की मात्रा होती है दक्षिण भारतीय राज्यों में। दक्षिण भारतीय राज्यों में जो गन्ना होता है उसमें रस की मात्रा ज्यादा होती है। ये रेड रॉट नामक जो रोग है दोस्तों, ये गन्ने में लगने वाला रोग है, गन्ना में लगने वाला रोग है जिसका नाम है रेड रॉट। क्या नाम है दोस्तों? रेड रॉट नाम है। एग्रीकल्चर का सवाल है लेकिन यहां पर आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। अगला सवाल दोस्तों विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है और यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है चुकी कमाटा
जो चिली में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्थान है चिली में, ठीक है। लिख रहा है ये किस खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? क्या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके लिए है? ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चांदी के लिए दोस्तों दुनिया में कौन फेमस है? तो याद रखिएगा, चांदी के लिए मैक्सिको फेमस है। कौन है? चांदी के लिए मैक्सिको फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको कहां है दोस्तों? तो मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, खैर अलग बात है। और अगर हम दोस्तों यहीं पे बात करें दोस्तों, सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों चीन करता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे हीरा का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो कि हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? रूस करता है। तो सोना, चांदी, हीरा, तांबा, ये आप चारों याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना यहां हो गया, चांदी यहां हो गया, हीरा यहां हो गया, तांबा यहां हो गया। तो चारों चीजें आपके समझ में आ गई। चलिए यहां देखते हैं। लिख रहा है दक्षिण अमेरिका में नाइट्रेट के विशाल भंडार स्थित हैं। नाइट्रेट दोस्तों कहां पाया जाता है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर नाइट्रेट का भंडार कहां पाया जाता है दोस्तों? तो एक मरुस्थल है वहां पर, आपने सुना होगा अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। इस अटाकामा मरुस्थल में दोस्तों नाइट्रेट के दोस्तों सबसे ज्यादा भंडार देखने को मिले हैं। अच्छा, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि जब जब किसी देश का नाम आएगा हम कोशिश करेंगे राजधानी बताने का। ये चिली की राजधानी कहां है दोस्तों? चिली की कैपिटल कहां पर है? ठीक है, चिली की कैपिटल कहां पर है? याद रखिएगा, इसके कैपिटल का नाम है सैंटियागो। क्या नाम है दोस्तों? चिली की कैपिटल कहां है दोस्तों? सैंटियागो कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे, राजधानी है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, बोलीविया का पठारी क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो याद रखेगा, बोलीविया में दोस्तों टीन के भंडार हैं। किसके भंडार हैं दोस्तों? टीन के भंडार पाए जाते हैं, सर्वाधिक भंडार मिलता है, इसलिए प्रसिद्ध है। ये जो बोलीविया देश दिया दोस्तों, इस बोलीविया की राजधानी कहां है दोस्तों? तो याद रखेगा, इसकी राजधानी है सुक्रे। कहां पर राजधानी दोस्तों? सुक्रे। बोलीविया की राजधानी कहां है? सुक्रे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आने लगेगा हमें। आगे बढ़िए। लिख रहा दक्षिण अमेरिका में मैग्नीज उत्पादन। यहां दोस्तों, यहां नाइट्रेट था, यहां मैग्नीज दिया है। मैग्नीज उत्पादन कहां होता है? तो याद रखेगा दोस्तों, ब्राजील में होता है। और ब्राजील की राजधानी कहां दोस्तों? ब्राजील की राजधानी कहां है? बहुत आसान है, ब्राजीलिया इसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? ब्राजीलिया। क्या नाम है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। लिख रहा दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए दो स्थान हैं, एक तो दोस्तों गुयाना है और दूसरा क्या दोस्तों? सूरीनाम। गुयाना और सूरीनाम, ये दो ऐसे जगह हैं जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, गुयाना की राजधानी कहां पर है? गुयाना की राजधानी कहां पर है? तो याद रखेगा, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। कहां पर दोस्तों? जॉर्ज टाउन। बड़ा अच्छा सा नाम है ना, ज्यादातर बच्चे इसे याद भी रखे होंगे। ठीक है, जॉर्ज टाउन। उसी तरह से अगला नाम दे रहा दोस्तों सूरीनाम। क्या दे रहा दोस्तों? सूरीनाम। सूरीनाम भी दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट। उत्तर भारत की बात करेंगे तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए और टीन उत्पादन के लिए, दोनों के लिए दोस्तों उड़ीसा जाना, और टीन के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक टीन उत्पादन कहां होता है? तो टीन उत्पादन होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और यही कहे दोस्तों, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन कहां होता है? बॉक्साइट उत्पादन, तो बॉक्साइट के लिए दोस्तों उड़ीसा जाना जाता है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए उड़ीसा। प्लस दोस्तों जो मैग्नीज शब्द दिया था, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन कहां होता है? तो मैग्नीज भी दोस्तों कहां होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, और ये जो दोस्तों अगला नाम दे रहा है सूरीनाम, इस सूरीनाम की राजधानी कहां पर है? तो याद रखेगा, पारामारिबो। पारामारिबो। क्या नाम दोस्तों? सूरीनाम की राजधानी कहां है? पारामारिबो है। ठीक है, अब तो मजा आ गया होगा। सर एक बात है, स्टडी 91 पर क्लास करने से ना मन तृप्त हो जाता है। सच में बताऊं ना, आपको पढ़ा करके मेरा मन तृप्त हो जाता है। इतना आनंदित होता हूं मैं इस सबको पढ़ा करके, लगता है कि नहीं मैं अपना समय यूटिलाइज कर रहा हूं, मतलब कहीं कुछ चुरा नहीं रहा हूं बच्चों से। जितना बन पा रहा है उतना चीजें मैं आपको सौंप रहा हूं। ये सारी चीजें अगर आपने सुन भर लिया ना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, परीक्षा देने जाओगे तो महसूस होगा आपको कि यार कितनी सारी बातें तो सर की क्लास से आ रही हैं। जबकि आज हमारी देखिए 28वीं दूसरी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण का सवाल है। पढ़िए, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने बताया था, जब कभी साक्षरता दर
या लिटरेसी रेट निकाला जाता है तो हमेशा इसमें किसे काउंट किया जाता है? जिन जनसंख्या की उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है, ठीक है, केवल दोस्तों उन्हीं को काउंट किया जाता है, ठीक है। वैसे भारत में बात करेंगे तो साक्षर किसे कहा जाता है? जो अपना नाम लिख ले, पढ़ ले, वो साक्षर है। लेकिन ऐसा छोटा बच्चा भी साक्षर होता है, उसको भी अपना नाम लिखने आता है, पढ़ना भी आता है, क्या वो साक्षर है? तब तक साक्षर नहीं जब तक उसकी उम्र कितनी ना हो जाए, 7 साल ना हो जाए, ठीक है। अब यहां पूछ रहा दोस्तों यूपी की साक्षरता दर, तो याद रखिएगा दोस्तों 67.68%, ठीक है। यहां पे 67, यहां पे 68, यही तरीका याद करने का, तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है ये तो होगा उत्तर प्रदेश का। अगर मान लीजिए कभी आपसे अलग से पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों महिला साक्षरता दर कितनी है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी, तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा 57.2%। कितना? 57.2%। आगे बढ़ना होगा तो 2 जीरो कर देना। अच्छा चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश का है। मान लीजिए यहीं पे आपके दिमाग में आ गया सर भारत का भी मिल जाता तो अच्छा रहता, तो भारत का कितना दोस्तों? 74.04%, ठीक है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68%, ठीक है। अच्छा उसी तरह से यूपी में महिला साक्षरता दर दोस्तों ये 57.2%। और भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों? मान लीजिए कभी परीक्षा में भारत की महिला साक्षरता दर पूछे तब आप क्या बताएंगे? यहां 57 है और भारत की करेंगे तो 65, और इसको उल्टा करिए 4 और इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो यहां 4 याद रखिए, ठीक है। मोटी मोटा 65 याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा। इसी तरह से अगला सवाल कर रहा है कि आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर दोस्तों मुझे दशमलव में नहीं याद है, याद रखेंगे 77%, ठीक है। और अगर आपसे यही ये पूछे कि भारत की जो है पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो और ज्यादा है, याद रखेगा 82%। कितना दोस्तों? 82%। एक मजेदार सवाल और आपको देता हूं। 2001 में जब साक्षरता दर आया और 2011 में जब साक्षरता दर आया, इन दोनों में डिफरेंस कितना था? औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई थी? उत्तर प्रदेश की कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों? किसकी? उत्तर प्रदेश की कितनी वृद्धि हुई थी? तो याद रखेगा दोस्तों लगभग 11.3%। कितनी वृद्धि हुई थी? मतलब डिफरेंस जो था दोस्तों 11.3% का। उसी तरह से अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कितना हुआ था दोस्तों? तो भारत के लिए 38% था। कितना था दोस्तों? यह आंकड़ा लगभग 38% था। ये आप याद रखेंगे, जितना ज्यादा जोड़ के चलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये जो दे रहा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है और मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मेंस 2016 का सवाल है। मैंने आपसे कहा ना कि हम प्री के साथ साथ मेंस की भी सवाल हल करेंगे, ठीक है। सवाल क्या दे रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। लिख रहा राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या दोस्तों? यानी जनता नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला लिख रहा राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस यही गड़बड़ कर दिया, ये जो दोनों का चुनाव दिया यही गड़बड़ कर दिया। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं दोस्तों? ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो जब राज्यसभा के उपसभापति होते हैं तो याद रखेंगे संसद के मेंबर ही इनको चूज करते हैं। यहां राज्यों से मतलब नहीं है, यहां ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? केवल 1, 2 है, ये सही उत्तर है। बाकी के ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी अब कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट हो रहा है। आगे देखिए, लिख रहा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो याद रखेगा इसमें भाग लेंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों यहां हिस्सा लेते हैं। किसमें दोस्तों? जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तब। और दोनों सदनों में क्या मनोनीत की निर्वाचित उससे मतलब नहीं दोस्तों, सभी के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। जो निर्वाचित वाला पॉइंट है ना वो केवल राष्ट्रपति वाले केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, याद रखेंगे एकल संक्रमणीय मत द्वारा। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और एक पॉइंट और यहां पे नोट करिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। आनुपातिक
प्रतिनिधित्व द्वारा। जी हां दोस्तों, सबका वोट बैंक होता है, एक मतलब वोट का मूल्य होता है, उस मूल्य के आधार पर चुनाव होता है। लिख रहा संसद के ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ये महाभियोग के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 बताता है। कौन बताता है, अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि किंतु निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, संसद के ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में नहीं भाग लेते। याद रखिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग होता है तब वो हिस्सा लेते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा एकदम टेक्निकल वाला सवाल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल देखते हैं। मेंस परीक्षा 2016 में याद रखेंगे, भौतिक रसायन से सवाल आया कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लिख रहा दोस्तों, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल परफेक्ट है। लिख रहा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, नहीं। याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां भी दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा, केवल एक जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए मैं और एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए। हाइड्रोजन बम की बात हो रही है तो क्या याद रखेंगे, पहली बात कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दोस्तों यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसके आविष्कारक कौन दोस्तों, किसने पहली बार हाइड्रोजन बम बनाया, इसके आविष्कारक कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों एडवर्ड टेलर। क्या नाम है, एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसी तरह से परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था। किसने किया था, बताऊंगा अभी, सुनिए। कर ऐसे पदार्थ जो अपने नाभिक से स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, इसी को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ इन्हीं को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये अपने ही नाभिक से ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम सिद्धांत दोस्तों यह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर काम करता है, यह सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे ओपेनहाइमर ने किया था। किसने किया था, ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था, याद रखेंगे। जो बम दोस्तों याद रखेंगे, दो बम जो है गिराया गया था, एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को दोस्तों जापान पर गिराया गया था। जो 6 अगस्त को गिराया गया था वो बम दोस्तों हिरोशिमा पर गिरा था। कहां गिरा था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, इसी तरह से जो बम 9 अगस्त को गिराया गया था, यह बम नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखेंगे 6 अगस्त वाले बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। क्या नाम था दोस्तों, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। उसी तरह से नागासाकी पर जो बम गिरा था, इसका नाम था दोस्तों फैट मैन। क्या नाम था, इस बम का नाम था, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो क्यों ना आप पहले याद करके रखिए। ठीक है, फैट मैन नाम था, याद रखेंगे। अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया था, परमाणु हमला किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 में यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला सवाल दोस्तों बायोलॉजी से दे रहा है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि हींग प्राप्त की जाती है, जो हम लोग खाने में हींग यूज करते हैं, वो कैसे निकलता है, क्या वो तने से निकलता है, नहीं, वो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है, फल से नहीं, पत्तियों से नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जड़ से। हींग कहां से मिलता है, जड़ से मिलता है। सुनिएगा जरा, हींग में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या दोस्तों, अम्ल। याद रखेंगे हींग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक आपने एमिनो एसिड का नाम सुना होगा, जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से एमिनो से जोड़िएगा, एमिनो एसिड पहले लिखिए और इसके बाद एक कठिन नाम लिखिए जो अक्सर करके सल्फास आपने सुना, उसी से शब्द बनाइएगा, सल्फाक्साइड। ठीक है, सल्फाक्साइड, यही अलग से याद रखना है, एमिनो एसिड सल्फाक्साइड। ठीक है, यह पाया जाता है हींग में, जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जड़ों से दोस्तों किसे प्राप्त किया जाता है, जो हम अपने खाने में भी यूज करते हैं, जैसे जो हम मूली खाते हैं, जो हम गाजर खाते हैं, जो हम शकरकंद खाते हैं,
ठीक है, शकरकंद खाते हैं, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब जड़ होता है। ठीक है, जैसे हम सलजम भी खाते हैं, सलजम, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये जड़ से प्राप्त होता है। उसी तरह से कई सारे चीजों के हम तना खाते हैं, जैसे तना में याद रखेंगे आलू, आलू सबसे बड़ा एग्जांपल तना का, जो हम आलू तना होता है, पहले याद रखें, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, आप जो गांव में रहते होंगे रतालू भी सुनेंगे, रतालू भी क्या होता है दोस्तों, यह भी तना होता है। इसी तरह से अदरक सुना है ना, अदरक, अदरक भी दोस्तों तना होता है। कंद के रूप में क्या खाते हैं दोस्तों, कंद के रूप में, कंद रूपांतरण है, कंद किसका रूपांतरण है, तो कंद दोस्तों याद रखेंगे, जैसे प्याज, प्याज को दोस्तों सल्क कंद कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्क, क्योंकि अब परत दर परत बना होता है ना, तो प्याज भी खाते हैं, कंद का एग्जांपल है। जो लहसुन होता है वो यहां रखिएगा, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे अदरक क्या होता है, जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सॉरी, अदरक तना से मिलता है, जड़ से नहीं। और जो कंद है इसमें प्याज आता है, लहसुन आता है, आपने लिली का नाम सुना होगा, आपने ट्यूलिप का नाम सुना होगा, ट्यूलिप का नाम सुना होगा, ये सारे उदाहरण आप याद रखेंगे जो कंद का रूपांतरण है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल हमें से हींग के बारे में पूछा था, तो हींग क्या दोस्तों, जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त किया जाता है। एक बात याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जहां से आपके लिए टेस्ट सीरीज दे दिया गया। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे, जैसे कई सारे बच्चे होंगे ऐसे जो सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, सिविल का एग्जाम दे रहे होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे होंगे अलग अलग राज्यों में। ठीक है, कोई बीपीएससी दे रहा होगा, कोई एमपीपीएससी दे रहा होगा, कोई राजस्थान पीएससी दे रहा होगा, ऐसे तमाम एग्जाम। ठीक है, तो उनके लिए भी बताना चाहूंगा, जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे दोस्तों टीजीटी पीजीटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं ना, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऐसे दोस्तों हम लोगों ने मतलब एक एग्जाम का इतना बड़ा चेन तैयार किया है कि इन सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप बस मौका दीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज आपको यह बताता है कि आप कितने तैयार हैं। हम अंधाधुंध पढ़ते चलेंगे, लक्ष्य का कोई पता नहीं, कैसे समझ में आएगा आप एग्जाम का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो वेट करते हैं कि परीक्षा आएगा तब ये सब लिया जाएगा, नहीं, आप पहले से तैयार रहिए ना। आपने तो डिसाइड किया ना कि मुझे यही एग्जाम देना है या मुझे अपने जीवन में यही बनना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप उसके लिए पढ़ भी रहे होंगे। अब पढ़ रहे होंगे तो सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि गलत दिशा में पढ़ रहे हैं, या आप अभी नहीं निर्धारित करेंगे तो क्या परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब निर्धारित करेंगे? अगर तब निर्धारित करेंगे तो एक बात तो पक्का है, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सिलेक्शन कब होगा? जब आप आज निर्धारित करेंगे, क्योंकि जो चीजें आप आज पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट आपको आज ही देना है, कल देना है, उसका टेस्ट 6 महीने बाद नहीं देना है। तो टेस्ट दिया कहां से जाए? वो शानदार पोर्टल है कौन सा? तो ऐसे मार्केट में ढेर सारे पोर्टल हैं, मैं नहीं कहता कि पोर्टल नहीं, पोर्टल ढेर सारे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन कहां मिले? तो एक पोर्टल हमने भी तैयार किया है स्टडी 91 प्रो के नाम से। आप मौका दीजिए, एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, हो सकता है कि आपका जो है आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको यहीं से मिल जाए। हाँ, कुछ चीजें तो फ्री में दी गई हैं, तो जो फ्री में है आप यहां से फ्री में एक बार टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद जो पेड चीजें हैं, उसे पेड में भी यार 1000 2000 10,000 नहीं मांग रहे हैं यार। पेड में हमारे पास ना बस 100 200 400 500 से ऊपर कुछ नहीं है। जो कुछ मिलेगा 500 के अंदर मिलेगा, और 500 में भी एक साल के लिए वैलिडिटी है। अब सोचो, अगर कोई भी टेस्ट आपने, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 500 रुपए में परचेज किया, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी आपको मिल गई दोस्तों कितना? 365 दिन। अब बताओ, 2 रुपए का भी टेस्ट नहीं है, मतलब एक दिन में 2 रुपए का टेस्ट भी नहीं, क्या अपने ऊपर आप 2 रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं? कैसे तैयारी कर रहे हैं बताइए? तो आप एक बार जुड़िए हमसे, एक बार आप यहां पे आइए, पढ़िए। यहां पे दोस्तों भी बता दूं, यहां पे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। एक एक सेक्शन का सब देना, हमें खाली इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना, हमें खाली इन्वायरमेंट का टेस्ट देना, ऐसे सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। अलग अलग परीक्षाओं के लिए जब तक प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल नहीं देखोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि गलत दिशा में? तो प्रीवियस ईयर पेपर के भी सवाल मिलेंगे, और ये सब सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सवाल दे रहे हैं, सवाल के साथ साथ उत्तर भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर का टेस्ट तो बहुत जरूरी है। तो सब कुछ मिल रहा है, कंप्लीट पैकेज आपके लिए है। स्टडी 91 प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहीं से दोस्तों आप वेबसाइट भी देख सकते हैं study91pro.com, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सीधे जुड़ जाइए तैयारी पे, अगर भरोसा करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले
सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों किससे संबंधित है? अगला सवाल इकोनॉमिक्स से संबंधित दे रहा। सुनिएगा ध्यान से क्या सवाल है। ये मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था। बच्चा बच्चा उत्तर जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल कौन दोस्तों? चीन वगैरह है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों अमेरिका आता है, ब्रिटेन वगैरह आता है, ये सब आते हैं। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो हमें पता है कि हमारा देश में दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? तो जहां पर दोस्तों याद रखेंगे, जहां पर समाजवादी और कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जब ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिल जाती हैं, जब ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, जहां दोनों की भागीदारी होती है, सरकार के साथ साथ निजी सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनकी भी भागीदारी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दोस्तों किसने दिया था? ये किसने प्रस्तुत किया था, उनका नाम बताना है तो कम बच्चे जानते हैं। याद रखिएगा, इनका नाम है जॉन मनार्ड। ठीक है, जॉन मनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, कीन्स याद रखेगा, वैसे कीन्स याद रखे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कीन्स जी ने मिक्स इकोनॉमी के बारे में बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा दोस्तों किसने दिया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने बताया? तो ये तो आपने सुना होगा, एडम स्मिथ का नाम। इनके द्वारा दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों इन्वायरमेंट से पूछा गया सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में यह भी सवाल दिया गया। लिख रहा पारस्की तंत्र का प्रेरक बल होता है। पारस्की तंत्र का प्रेरक बल कौन होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? नहीं। बायोमास? नहीं। कार्बन? नहीं। क्या होता है? सौर ऊर्जा। पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, हर एक चीजें चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? याद रखेंगे सौर ऊर्जा से ही जुड़ी हुई हैं, या सोलर एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोलर एनर्जी से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और फिर पौधों के ऊपर दोस्तों सबकी निर्भरता है। हम आपके अनाज ही तो खा रहे हैं, और अनाज क्या दोस्तों? वो भी पेड़ पौधे हैं, वो भी अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। तो हर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए हैं? सौर ऊर्जा से। इसीलिए इसी को प्रेरक बल कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले का नाम सुना होगा। एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था। एक सवाल और देता है दोस्तों कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जब कभी इकोलॉजी पूछे तब दोस्तों आप क्या बताएंगे? अर्नेस्ट हैकल का नाम लीजिएगा। जी हां दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। हैकल अंकल याद रखे, हैकल अंकल ने इकोलॉजी बताया, टांसले ने पारस्की तंत्र बताया। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। किसे प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है? इसी पारस्की तंत्र को कहा जाता है। किसे? इसी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई मानते हैं। लिख रहा पारस्की तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। कभी भी दोस्तों ऊर्जा प्रवाह पूछे ना, हमेशा ऊर्जा प्रवाह याद रखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या फिर क्या पूछ सकता है? कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर। ठीक है, यही दो चीजें देता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं अपने भाषा में? अलग अलग जगह अलग अलग देता है। जैसे देता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे सकते, उच्च स्तर की ओर। ठीक है, ऐसे ही परीक्षा में दोस्तों ऑप्शन देता है, इसलिए पहले से आप याद रखिए कि ऐसा बना के कुछ भी देगा। कम से ज्यादा की ओर, कम से अधिक की ओर, न्यून से अधिक की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, या फिर यहां क्या दे दिया? निम्न से उच्च की ओर। एक ही मतलब है, सबका मिला जुला रूप। तो याद रखेंगे, यह इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल है। यह सवाल स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है? नील क्रांति किसे कहते हैं? पशुओं से संबंधित है नहीं, मधुमक्खी से संबंधित होता है एपीकल्चर। नील क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? मत्स्य पालन को कहा जाता है, मछली पालन को नीली क्रांति कहते हैं या नील क्रांति कहते हैं। एपीकल्चर संबंधित है दोस्तों किससे? तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। किससे दोस्तों? मधुमक्खी
मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कौन दोस्तों? एपीकल्चर, इसको याद रखेंगे। उसी तरह से वर्मी कल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? यह केचुआ पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। मुर्गी पालन से संबंधित कौन दोस्तों? इसको कहते हैं कुक्कुट पालन। क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन कहते हैं। यह मुर्गी पालन हो गया। और रजत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। ऐसे तमाम क्रांतियों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। साइंस ट्रैक का सवाल दे रहा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का सवाल है और यूडीए या एलडीए परीक्षा हुआ था 2001 में प्री में। ठीक है, तो प्री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी, पहले तंतु प्रकाशिकी क्या होता है पहले ये समझ जाइए। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक पर इस समय दोस्तों इंटरनेट वगैरह जो हम 5G स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब OFC केबल के माध्यम से ही पूरा हुआ है। ये सपना जो हमारा पूरा हुआ है, ये OFC केबल के माध्यम से पूरा हुआ है। O माने ऑप्टिकल, F माने फाइबर और C मींस केबल। ठीक है, उसी को हिंदी में लिखा तंतु प्रकाशिकी। तंतु प्रकाशिकी दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों हीरा चमकता है। क्या कहता है दोस्तों? हीरा जो चमकता है किस सिद्धांत पर चमकता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चमकता है। इसी तरह से पेट में जो डॉक्टर क्या करते हैं, लेजर डालते हैं ना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखेंगे। तो पहला वाला लाइन दोस्तों बिल्कुल सही है। लिख रहा प्रकाशिक तंतु संचार में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ठीक है, ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। और यहां याद रखेंगे गति क्या होता है दोस्तों? गति क्या होती है? अब तक की सर्वाधिक गति मिलती है। ठीक है, तो ये भी लाइन दोस्तों परफेक्ट है। अगला दे रहा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। मुक्त नहीं है दोस्तों, यहां याद रखेंगे युक्त है। क्या है दोस्तों? उससे युक्त होना चाहिए, मुक्त नहीं है। ठीक है, रेडियो आवृत्ति अवरोध से युक्त है, मुक्त नहीं है, तो ये लाइन हो गया गलत। ठीक है, आगे देखिए, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। मतलब रिलायंस इस पर काम कर रहा है, यह भी सही है। तो 1 2 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन तो छिप गया है, अब देख लीजिएगा, मुझे दिखने, 1 मिनट देख लें। 1 2 4 ये ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दे रहा है 1 2 और 4, 1 2 और 4 लिख रहा है। ठीक है, और उसी तरह से ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है? 2 3 और 4, 2 3 और 4। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, लेकिन प्रकाशिक तंतु में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास क्या होता है दोस्तों? एकदम न्यूनतम ह्रास होता है। न्यूनतम ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? न्यूनतम, कम से कम, गति अधिक होती है। प्रकाशिक तंतु में संकेत बनाए जाते हैं दोस्तों। प्रकाशिक तंतु में संकेत किससे बनाए जाते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर के। किसके होते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में आवश्यक तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं? तो कई सारे हैं। जैसे आवश्यक तत्व में क्या है? सघन प्रकाश स्रोत, सघन प्रकाश स्रोत, जिस पर ये पूरा काम करता है। ठीक है, जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, इसी तरह से और लिखेगा फोटो डिटेक्टर, ये सब दोस्तों उसके जुड़े हुए क्या हैं? आवश्यक तत्व हैं, जिसके माध्यम से ये OFC काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यूपी स्पेशल का सवाल है। यह सवाल प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों पूर्व मध्यकालीन शहर है, दूसरे तरफ वर्तमान अवस्थिति है। लिख रहा कोल या कोयल, यह अलीगढ़ का पुराना नाम है। सुना ही नहीं सर, पढ़ते हैं और आगे। महोत्सव नगर महोबा को कहते हैं, नहीं सुना, क्या करूं तो बताइए। महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, सर ये भी नहीं सुना। फिलहाल याद रखेंगे सब सही है, केवल ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ये जो दोस्तों कौसाम्बी दिया ना, जेजाक भुक्ति दोस्तों कौसाम्बी को नहीं कहते हैं। जेजाक भुक्ति दोस्तों किसे कहा जाता है? यह बुंदेलखंड का पुराना नाम था। ठीक है, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था दोस्तों? जेजाक भुक्ति था। थोड़ा याद कीजिए, सब पढ़ाया है। ठीक है, इसका भी वर्णन मैंने कई बार किया है।
आगे देखिए जेजाक भुक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आज के बाद मत भूलिएगा, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, जेजाक भुक्ति था। कोल या कोयल दोस्तों किसे कहते थे, कोल या कोयल दोस्तों अलीगढ़ को कहते थे। महोत्सव नगर किसे कहते थे, याद रखेंगे महोबा को कहते थे। महोदय श्री किसे कहते थे, याद रखेंगे कन्नौज को कहते थे, कन्नौज को महोदय श्री कहते थे। ये कन्नौज वही है, कन्नौज को दोस्तों हम इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इत्र नगरी, क्योंकि दोस्तों यहीं पर नूरजहां के जो पिता थे, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों इत्र बनाने का काम किया जाता था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जेजाक भुक्ति जो आप याद रखना है, जेजाक भुक्ति से संबंधित दोस्तों नन्नुक था। कौन था दोस्तों, नन्नुक, नाम सुना है कि नहीं, एक बादशाह था नन्नुक। ये जो नन्नुक था दोस्तों, इसने चंदेल राजवंश की नींव डाली थी। किसकी, चंदेल वंश की नींव किसने रखा था दोस्तों, इसी नन्नुक ने रखा था। कहां पर रखा था, ये जेजाक भुक्ति का रहने वाला था नन्नुक, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों अंतिम सवाल है, विविध वाले चैप्टर से दे रहा है और प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिख रहा स्तूप, स्तूप कौन दोस्तों, तो सांची का दोस्तों स्तूप है, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों चित्रकारी क्या है दोस्तों, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, यहां पर दोस्तों में चित्रकारी देखने को मिलती है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये हमें मथुरा में देखने को मिलती है। और दशावतार मंदिर दोस्तों ये देवगढ़ में मिलता है। तो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तो 2 1 4 3 मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहां देखिए स्तूप क्या दोस्तों, स्तूप हो जाएगा सांची में, और सांची कहां दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकारी दोस्तों याद रखेंगे बाघ की गुफाएं, अभी हमने आपको बताया ना बाघ की गुफाएं, और ये बाघ की गुफाएं दोस्तों कहां है, बाघ की गुफाएं, ये बाघ की गुफाएं भी दोस्तों इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, ये वही कनिष्क है दोस्तों जो कुषाण वंश का शासक था, जो कुषाण वंश का शासक था। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई थी, बौद्ध संगीत समिति हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीत समिति कहां हुआ था दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में यह बौद्ध संगीत समिति हुई थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही दोस्तों पहली बार मूर्ति बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। मूर्ति याद रखेंगे, पहली बार दोस्तों बौद्ध मत लिखिए, पहली बार दोस्तों बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। सबसे पहले जो मूर्ति पूजा शुरू हुआ वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले बनी। और किसके समय में बनी दोस्तों, कुषाण काल में। उसके पहले की मूर्ति पूजा में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। और ये कहां से संबंधित दोस्तों, ये मथुरा से संबंधित है। इसी तरह से दशावतार मंदिर कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ कहां स्थित है, ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में स्थित है। ललितपुर कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, ये जो देवगढ़ का मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। और दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु के 10 अवतार इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, दशावतार मंदिर। किस शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिए। ये गुफा से दोस्तों हमें अजंता एलोरा की याद आ रही, ठीक है। 2 बातें बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जो अजंता की गुफाएं थी, अजंता जिसे कोई नहीं जानता, मतलब गुप्त है, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं दोस्तों ये गुप्त काल में बनी है। कब बनी है दोस्तों, गुप्त काल में, यानी गुप्त शासकों के द्वारा बनाई गई। और जो एलोरा वाली गुफाएं हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये दोस्तों एलोरा, रास याद रखेगा, राष्ट्रकूट वंश, जी हां दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई। और राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखा था, तो याद रखेंगे दोस्तों दंती दुर्ग ने रखा था, ठीक है। दंती दुर्ग क्या रखा था, राष्ट्रकूट वंश की नींव रखा था, ठीक है। आई बात समझ में। और यहीं पे दोस्तों आज ये फिर सेशन समाप्त होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा स्टडी 91 के बारे में कि यहाँ क्लासेस कब कैसे चलती हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सामान्य अध्ययन की क्लास सुबह 10 बजे चलती है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट में आ जाइए, नितिन सर की प्लेलिस्ट में आ जाइए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको सामान्य अध्ययन पढ़ाया है। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे कंप्लीट एंशिएंट की क्लास देखना चाहते हैं, एंशिएंट की, या कंप्लीट दोस्तों मिडाइवल की क्लास देखना चाहते हैं, या कंप्लीट मॉडर्न की क्लास देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट पॉलिटी की क्लास, ठीक है। विश्वास कीजिए ये मैंने 250 लेक्चर में आपको पढ़ाया है। कितने लेक्चर में,
250 लेक्चर में दोस्तों इन तीनों क्लास को मैंने कंप्लीट किया, चारों विषय को मैंने कंप्लीट किया है। आगे हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप हमारे सेशन से जुड़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में आइए और इन विषयों का प्लेलिस्ट खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए जीएस की क्लासेज चल रही हैं। एक क्लास दोस्तों रात में 9 बजे चल रही है, 9 PM पे आइए। ये सिविल वालों के लिए दोस्तों स्पेशल क्लास चल रही है। सिविल एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए दोस्तों स्पेशल क्लास चल रही है रात 9 बजे। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा। बाकी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए दोस्तों हिंदी की क्लास ये रात को 8 बजे चलती है। बाकी आरओ का कोर्स हमारे पास है, हर प्रकार के कोर्स। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे पेड कार्यक्रम देखिए आकर के। हमारे पास किताबें हैं, कोर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा और भरोसे के साथ मिलेगा। जितने शिद्दत के साथ मैं यहां क्लास लेता हूं, उतनी शिद्दत के साथ हमारी पूरी टीम आपको हर एक जगह मिलेगी। चाहे किताब उठा के देखेंगे, चाहे कोर्स देखेंगे, चाहे टेस्ट सीरीज देखेंगे, हर जगह दोस्त हम इतनी ही मेहनत के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आज की क्लास। इसी तरह से पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो 2 लाइन नितिन सर के लिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कीजिए। वैसे शेयर करना आपके लिए बड़ा पहाड़ जैसा काम है, बट कुछ बच्चे तो कर ही देंगे, ठीक है, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो हमारा चैनल दोस्तों आज इतने आगे बढ़ा है ना, माउथ पब्लिसिटी से बढ़ा है। हमने कभी ऐड नहीं किया, हमने कहीं बोर्ड नहीं बनाया, कहीं होर्डिंग नहीं लगाए, कहीं किसी तरह का मतलब एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्च नहीं किया। ये माउथ पब्लिसिटी से लोगों ने एक दूसरे को बताया कि नहीं आप जाओ स्टडी 91 पर पढ़ो, ठीक है। इस तरह से लोग यहां तक जुड़े हैं। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, ठीक है। और आप भी बताइए लोगों को जिन्हें जरूरत हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।